हाँ, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स में। कंडक्टर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि कंडक्टर जो है चालक वह पदार्थ हैं जिनमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब वो इन पदार्थों के एटम से जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से, इसके बाई संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो चुके होते हैं, तो वो जो है इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मूव कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसे जो मटेरियल है वो आपके पास कहलाते हैं कंडक्टर्स। मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह के जो मटेरियल हैं वो आपके पास कंडक्टर होंगे, कंडक्टिंग मटेरियल होंगे, चालक होंगे, मतलब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं वो आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट कि कंडक्टिंग मटेरियल में जब भी कहीं से विद्युत क्षेत्र आरोपित होता है, कहीं से भी अगर विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा किसी भी चालक पदार्थ पर, तो उसके कारण जो है चालक में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और फाइनली चार्ज जो है वो जीरो आएगा। तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तब तक जो है चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब किसी भी चालक में इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होने तक जो है चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश का पुनर्वितरण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी चालक है मेरे पास, ये चालक है और मैंने यहाँ पर कोई ला के आवेश रख दिया, मान लीजिए प्लस 10E के बराबर, मान लो प्लस में आवेश है ये 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख दिया, तो इसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ जंप करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ जंप करेंगे फाइनली, और ये 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव है तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास जंप करेंगे, और इस तरह से जो है ये जो भी चार्ज है धीरे धीरे ये चार्ज कहाँ, जैसे मान लो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, पॉजिटिव क्रिएट होगा तो नेक्स्ट फिर इलेक्ट्रॉन जो है इसके यहाँ पर जंप कर जाएगा, तो जो फाइनली जो चार्ज जो भी हमने दिया था वो सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी सतह पर आ जाएगा, तब तक ये आवेश का पुनर्वितरण होगा। ठीक है, मतलब ये है, कहने का मतलब कि कहीं से भी चालक पदार्थ पर कहीं से भी अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एपियर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो उस केस में चालक पदार्थ में आवेश का पुनर्वितरण होता है और उसके कारण जो है आवेश का पुनर्वितरण होने लगता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइनली आपके पास जीरो बनेगी अंदर, और सारा जो भी आवेश है वो सारा बाहरी सतह पर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है, किसी भी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश सदैव इसकी बाह्य सतह पर एपियर होता है। द चार्ज सप्लाई एक्सेस चार्ज सप्लाइड टू ए कंडक्टर इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन इट्स आउट सरफेस। ठीक है, ये होगा थर्ड पॉइंट। किसी भी चालक में आवेश का पुनर्वितरण तब तक होता है जब तक कि इसके भीतर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो नहीं बन जाती। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता है जब तक कि इसके भीतर जो है, इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं बन जाती, तब तक ये होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर रहेगी इसके भीतर तब तक इस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता रहेगा और वो आगे से आगे मूव करता ही रहेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तभी रुकेगा जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बन जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके जीरो होने तक ही कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड पॉइंट है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टर। अच्छा, चौथा पॉइंट, एक पॉइंट और ले लें। फोर्थ पॉइंट आपके पास है कि कंडक्टर जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है,
चालक एक समविभव सतह होती है, मतलब उसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सदैव लंबवत आएगा पृष्ठ के। ठीक है, ये मैं रीजन बता चुका हूँ आपको, क्योंकि अगर मान लीजिए सतह के लंबवत नहीं हो तो फिर उस केस में विद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, एक तो सतह के अनुदिश आएगा और एक सतह के लंबवत आएगा। सतह के अनुदिश आने वाला जो घटक है वो उसके कारण जो है पोटेंशियल का डिफरेंस या विभवांतर प्रेरित होगा सतह के अनुदिश दो बिंदुओं पर, जबकि चालक की एक सतह समविभव सतह होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो विभवांतर जीरो होना चाहिए, इसलिए सतह का अनुदिश विद्युत क्षेत्र का घटक भी जीरो आना चाहिए। अतः जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव लंबवत आएगा। कोई भी चालक की सतह है, जैसे मान लीजिए मैंने ये चालक बना लिया कोई भी, तो किसी भी पॉइंट पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव लंबवत ही होगा। इस पॉइंट पे देखते हैं तो ये सदैव परपेंडिकुलर ही आएगा। यहाँ देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, तो सब बिंदुओं पर परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के। ठीक है, पांचवा पॉइंट, किसी आवेशित चालक के सतह के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी कंडक्टर ले लिया, इस तरह से चार्ज आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी सतह पर, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके क्लोज। जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से गुजरने वाला जो है एक इलेक्ट्रिक वो ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस। जैसे मान लीजिए मैंने ये एलिमेंट ले लिया, इसके कारण ये गॉसियन सतह ये ले ली, ये गाउसी सतह। ठीक है, गाउसी सतह। तो अगर हम यहाँ देखें तो विद्युत क्षेत्र जो होगा इसके लंबवत आएगा, इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो परपेंडिकुलर आएगी, ई, और ये डी ए जो भी होगा वो भी आपके पास इसी डायरेक्शन में आएगा, ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहाँ पर इंटेंसिटी जो रहेगी वो जीरो के बराबर रहेगी, और बेलनाकार पृष्ठ पर आप देखते हो तो डी ए वैक्टर इधर आएगा और इंटेंसिटी आपके पास जो है इसके अनुदिश ऐसे या ऊपर की तरफ आनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप लेओगे तो डी ए इस तरफ और ई इधर, मतलब ये 90 डिग्री का केस हुआ। 90 डिग्री का केस होता है तो फ्लक्स वहाँ पर जीरो होता है। मतलब अगर आप यहाँ से जो है गाउसीय सतह से फ्लक्स निकालते हैं तो फाई नेट बराबर होगा ई इंटू डी ए इंटू कोस जीरो। ठीक है, तो ये रहेगा, या ई डी ए इस एलिमेंट से हम ले रहे हैं, ई डी ए बराबर, अच्छा गाउस का नियम लगा दें, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास गाउस का नियम। यहाँ पर देखें तो इसके भीतर जो है कुल आवेश रहेगा क्यू इन, वो बराबर सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी है और डी ए ये एरिया हमने माना हुआ है, तो डी ए सिग्मा इंटू डी ए के बराबर ये टोटल चार्ज इसमें आएगा गाउसीय पृष्ठ में। तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, ई डी ए बराबर होगा सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस डी ए से डी ए कैंसिल हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर आएगा और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये होगा, और सतह के लंबवत ही होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस ये रहेगा। ई जो है समानुपाती रो के भी है, सिग्मा के भी है, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। जितना ज़्यादा जो है
घन डेंसिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर जीरो रहेगा, बाहर आपके पास ही है। ठीक है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर जो है कंडक्टर के कारण उसके क्लोज लिए गए किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी रहती है। ठीक, इसके बाद में अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है कंडक्टर की जो सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। किसी भी चालक की जो सतह है वो समविभव सतह होती है। ठीक है, समविभव सतह। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब कंडक्टर की सरफेस पर, चालक की सतह पर लिए गए दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर सदैव जीरो आएगा, विभव समान आएगा। और इसके होने के लिए ये होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका घटक सतह के अनुदिश जीरो आना चाहिए। सदैव सतह के लंबवत आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। ठीक है, तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहती है। ठीक है, अब किस तरह से किसी भी चालक पर जो है आवेश का वितरण वो इस प्रकार होता है कि इसके जो विभव है प्रत्येक पॉइंट पर समान बना रहे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टिंग मैंने स्फीयर ले लिया। एक तो ये हो गया R1 रेडियस है, इसको Q1 चार्ज हमने सप्लाई किया हुआ। एक दूसरा मैं स्फीयर ले लूं, इसके रेडियस R2 है और Q2 चार्ज सप्लाई किया हुआ है। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल आपके पास बराबर हम कह रहे हैं। मान लीजिए दोनों का विभव समान है, सेम पोटेंशियल का है। तो देखिए पोटेंशियल हम जानते हैं क्या होता है, KQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R1, ये विभव होगा इस पर। और इस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 अपॉन R2। ये आपके पास देखिए, थोड़ा सा इसको हम जो है ऐसा कर लेते हैं, R1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको जो इस टर्म को R2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू R1 बाई एप्सिलॉन नोट। ये लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर इंटू R2 बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर। ये टर्म क्या है, ये टर्म हो गई आपके पास इस पर चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा 1 इंटू R1 बाई एप्सिलॉन नोट बराबर उस पर सिग्मा 2 इंटू R2 बाई एप्सिलॉन नोट। ये वाली टर्म इक्वल आ जाती है। मतलब अगर विभव समान है तो इनके रेडियस में और चार्ज डेंसिटी में ये रिलेशन आपके पास आनी चाहिए, इनके त्रिज्या में और आवेश घनत्व में। या यहाँ से कह सकते हैं कि सिग्मा इंटू R1 वो बराबर सिग्मा 2 इंटू R2 या सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती होगा R के। मतलब जो सतहीय पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी। यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
मतलब जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो कम रहेगी, जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो R2 बड़ा है R1 से, R2 बड़ा है R1 से, तो जो चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन R1, इसलिए चार्ज डेंसिटी जो होनी चाहिए सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। ये आपके पास रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए ये रिलेशन आपके मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का ले लिया, इस मान लीजिए इस तरह से कोई जो है कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ये मान लीजिए मेरे पास कोई चालक है। अब हम कह रहे हैं कि सिग्मा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, मतलब चार्ज का जो पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज है वो कम आएगा, ठीक है। तो शार्प पॉइंट जितने भी होते हैं किसी चालक पर, किसी भी कंडक्टर पर जितने भी शार्प पॉइंट होंगे उन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी कम रहने की वजह से चार्ज डेंसिटी सबसे हाईएस्ट आती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी शेप का कंडक्टर आपने ले लिया और उस पर जो है आप उसको चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं होगा। चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि चार्ज डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर जाएगी। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम, जितने भी फ्लैट एरिया रहेंगे, जितने भी समतल सतह रहेंगी वहाँ पर चार्ज का डेंसिटी कम आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम रहेगी, और जहाँ पर भी शार्प पॉइंट हैं, जहाँ नुकीले पॉइंट हैं वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगा, इसलिए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा आएगी। तो ये नुकीला पॉइंट जैसे ये है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास कम है, इसलिए चार्ज ज़्यादा आएगा अमाउंट में, ठीक है। तो ये रहेगा, ठीक। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिग्मा 1 है, यहाँ पर सिग्मा 2 है चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर सिग्मा 3 है, ठीक है। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 था, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 था, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर R3 है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 का है, उससे कम R2 का है और सबसे कम R3 का है। इसलिए जो चार्ज की डेंसिटी आएगी वो आप सिग्मा 1 सबसे कम आएगी, उससे बड़ी सिग्मा 2 और सिग्मा 3 सबसे बड़ी आएगी। तो चार्ज डेंसिटी आपके पास इस तरह से वितरित रहेगी। अब चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो भी आपके पास भिन्न भिन्न आएगी। जैसा अभी हमने पहले कैलकुलेट किया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा 1/ε0 के बराबर होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा 3/ε0 के बराबर होगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पास सिग्मा 2/ε0 के बराबर होगा, ठीक है। तो किसी अगर ये मान लीजिए आपके जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता, जैसे मान लीजिए गोला हो, एक स्फीयर हो, स्फीयर में आपके पास रेडियस हर जगह पर सेम आएगी, रेडियस सेम आएगी तो सिग्मा भी सेम रहेगा। सिग्मा सेम रहेगा तो उसके क्लोज किसी भी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा/ε0 के बराबर ही बनी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 रहती है अंदर, तो उस केस में कोई भी विद्युत बल रेखा जो है इसके भीतर से नहीं गुजरती है, ठीक है।
इसके भीतर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास 0 के बराबर रहेगी। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई कंडक्टर ले लिया और मुझे जो है इस पॉइंट पर तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। तो हम यहाँ से गुजरने वाला जो ये मेरे पास जो है कंडक्टर है, तो यहाँ से गुजरने वाला एक गॉसियन सरफेस हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपने बना लिया गॉसियन सरफेस, गॉसीय सतह हमने बनाई यहाँ से गुजरने वाली। तो चूंकि जो है यहाँ पर कुल आवेश इसमें 0 के बराबर होगा, कोई आवेश है नहीं, तो यहाँ पर आप फ्लक्स निकालते हैं तो फ्लक्स होगा E इंटू DA, तो जो भी है एंगल आपके पास ये आएगा, ये फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स वो बराबर होना चाहिए Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चूंकि इसमें Q इन 0 के बराबर है तो मतलब ये होगा कि E डॉट DA वो 0 आना चाहिए, और E डॉट DA 0, मतलब DA तो 0 हो नहीं सकता, आपके पास कोई ना कोई एरिया आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये है कि E जो है वो आपके पास 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो E आपके पास 0 के बराबर आता है। तो इंटेंसिटी जो है किसी भी चालक सतह में, चालक में ऑलवेज 0 के बराबर आएगी, कोई भी बल रेखा इससे नहीं गुजरेगी। ठीक है, मान लो कोई चालक है हमारे पास, उसमें कोई केविटी है, कोई गुहा है मान लीजिए अंदर। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये चालक है और इसमें मैंने जो है एक ये केविटी बना रखी है। ठीक है, तो मान लीजिए बाहर आपने विद्युत क्षेत्र यहाँ पर रखा, कोई भी विद्युत क्षेत्र लगाया आपने, तो यहाँ पर जो है आवेश, जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे इसको, तो विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आवेश का पुनर्वितरण होगा। जैसे ही आप इसमें रखते हैं, तो जैसे मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन से ये E आपने लगाया बाहर, तो E की वजह से इस पर जो है बल इधर लगने लगेगा और इलेक्ट्रॉन जो है इधर विस्थापित होने लगेंगे, इस पर नेगेटिव आने लगेगा इस तरफ वाले छोर पर, उसके एवज में इधर पॉजिटिव आने लगेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इधर इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रेरण के कारण आवेश, इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज होगा। इधर मान लो QI आवेश आ जाता है और इधर QI ये प्लस में आता है, ये माइनस में आएगा, जितना चार्ज उधर होगा उतना ही चार्ज इधर भी आएगा, तो ये प्रेरित आवेश कहलाएगा। प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो नेगेटिव की तरफ, इस तरफ, मतलब ये EI इधर आएगा। प्रेरित आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पर चालक पर इधर बनने लगेगा। जैसे जैसे ये आवेश का स्थानांतरण बढ़ेगा, ये इधर ज़्यादा मात्रा में आवेश आएगा, इधर भी ज़्यादा मात्रा में धीरे धीरे आवेश बढ़ने लगेगा, वैसे वैसे इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ने लगेगी। इस तरफ बढ़ेगी तो इस पर जो बल है, इलेक्ट्रॉन पे बल, वो इस तरफ EI वो भी बढ़ेगा, I बढ़ने के EI बढ़ने के साथ ये राशि बढ़ेगी। जैसे जैसे QI बढ़ेगा वैसे वैसे ये राशि बढ़ने लगेगी और ये आपके पास फिक्स है। तो एक ऐसा स्थिति आएगी जब ये बल और ये बल जब दोनों संतुलित कर लेंगे, उस केस में जो है इलेक्ट्रॉनों पर कुल बल 0 आएगा। तो EE बराबर EI इंटू E, जब ये बराबर हो जाएंगे तो EI बराबर ये, और इस पॉइंट पर जो भी मान लो P पॉइंट था, P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी भी 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी आपके पास 0 के बराबर आती है नेट, इसमें ये रहेगा। ठीक, तो किसी भी चालक के भीतर विद्युत बल रेखाएं नहीं प्रवेश कर सकती हैं। जो बाह्य विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है, वो बाहर ही नलीफाई कर लिया जाता है, बाहर ही इसको निरस्त कर देंगे, इस बाहरी बाह्य विद्युत क्षेत्र को। अंदर ये प्रवेश नहीं कर पाएगा, अंदर फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 ही बनेगा। किसी भी पॉइंट पर देखें वो सदैव 0 आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएंगी इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएंगी तो
ये आपके पास आएगा, मतलब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव 0 आएगा अंदर गुहा में, केविटी में। ठीक है, तो इस तरह की जो केविटी बनाकर किसी भी चालक पदार्थ में इस तरह की अगर हम केविटी बनाकर रख दें तो कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, उस बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत उसका जो प्रभाव है वो अंदर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और इस प्रभाव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वैद्युत स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है, तो ये जो विधि है, इस विधि द्वारा हम जितने भी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मतलब उन पर जो है उनका वो खराब होने की संभावना रहती है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए जो है ये यूज़ कर सकते हैं हम। इस तरह की केविटी, इस तरह की गुहा, किसी भी चालक में इस तरह की केविटी में अगर कोई भी सेंसिटिव इक्विपमेंट्स जैसे मोबाइल वगैरह रख दी जाए तो उस केस में अगर बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कितना ही प्रबल हो, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव अंदर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड को उसकी सतह पर ही नलीफाई या निरस्त कर दिया जाता है, वो अंदर नहीं पहुंच पाएगा। अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो जो सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बचाया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं कंडक्टर्स के। इसके बाद में फिर नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स इन ए चार्ज्ड कंडक्टर। फोर्स इन ए चार्ज्ड कंडक्टर, किसी आवेशित चालक पर बल। मान लीजिए मेरे पास एक आवेशित चालक है इस तरह से, इस तरह का, जैसे मान लीजिए कोई भी चालक है मेरे पास, ये कोई चालक है। ठीक है, इस पर कोई आवेश है आपके पास और मान लीजिए इसका एक ये पार्ट है, मुझे ये मेरे पास M, L और N भाग हो गया और ये X और Y भाग है जो कि इसमें पूरी तरह से फिट बैठ जाता है। मुझे इसके कारण जो है इस पर बल निकालना है, फोर्स निकालना है। मान लीजिए चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा के बराबर है, यहाँ पर इस पर चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा के बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो है, मान लीजिए ये भाग जो है मैं फर्स्ट भाग ले लेता हूँ, ये भाग सेकंड भाग लेते हैं। तो इसके XY भाग के दोनों तरफ अंदर और बाहर अति
काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। मुझे निकालना है एक्स वाई पर बल निकालना है MLN पार्ट के कारण, MLN भाग के कारण एक्स वाई पर फोर्स, MLN भाग के कारण एक्स वाई पर बल। तो देखिए यहाँ पर जो है बी पॉइंट पर देखें तो बी पॉइंट पर ये मैंने बनाया एक्स वाई भाग, बी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखते हैं। मान लीजिए आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसको पॉजिटिव चार्ज है इस पर, क्योंकि ये भी इसका ही भाग है इसलिए इस पर भी पॉजिटिव आएगा, इस पर भी वही सिग्मा चार्ज डेंसिटी आएगी। तो बी पर जो है इंटेंसिटी अगर मैं देखूं तो E2 भी आपके पास इसी तरफ आएगा और E1 भी इसी तरफ आएगा, ठीक है। इसी तरह से ए पर देखें तो ए पर तो देखिए E2 जो आएगा इस केस में वो इधर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण दूर की तरफ रहेगा, और E1 जो है वो आपके पास इधर ये ए पॉइंट पर। क्योंकि अगर ये मान लीजिए मैंने यहाँ ज्वाइन करा हुआ है तो इस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी, मतलब EA जो है वो 0 के बराबर, ये बराबर 0 होगा, मतलब E1 बराबर होगा आपके पास E2 के बराबर। यहाँ से ये रिलेशन मेरे पास आ जाता है, क्योंकि ए बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 करने के लिए E1 और E2 के जो वैल्यूज हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक। अब बी पॉइंट पर देखें तो बी पॉइंट पर EB अगर मैं निकालूं तो EB जो आएगा वो होगा E1 प्लस E2 के बराबर, ठीक है। तो E1 प्लस E2 के बराबर, और हमने अभी निकाला था किसी चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, और E1 और E2 बराबर है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू रख लें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2E1 और 2E2 वो बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या E1 बराबर E2 वो बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। तो ये एक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, E1 का वैल्यू देखें या E2 का वैल्यू देखें, वो आपके पास आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। मुझे एक्स वाई पर बल निकालना है, तो एक्स वाई पर बल जो लगेगा वो आपके पास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा, क्योंकि स्वयं का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी खुद पर बल नहीं लगाता है। एक्स वाई का इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, MLN का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो यहाँ पर एक्स वाई पर बल निकालना चाहते हैं तो MLN का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, मतलब E1 काम में लिया जाएगा। तो जो बल होगा एक्स वाई पर बल वो निकालें तो DF2 वो बराबर होगा आपके पास कोई भी चार्ज, जो भी चार्ज आएगा इस पर DQ इंटू आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 1 का लेना पड़ेगा MLN पार्ट का, ये लिख सकते हैं हम सिग्मा इंटू DA अगर एरिया में ले रहा हूँ इसका, DA क्षेत्रफल मैंने मान लिया तो ये रहेगा इंटू E1, ये DF2, E1 का वैल्यू भी हम रख सकते हैं यहाँ पर, तो DF2 बाई DA वो होगा सिग्मा इंटू E1 है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये रहेगा DF2 बाई DA। ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, स्थिर वैद्युत दाब, इसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत दाब। मतलब जब भी किसी जो है चालक को आवेशित किया जाता है, किसी कंडक्टर को आवेशित करते हैं, तो एक भाग के कारण दूसरे भाग पर प्रतिकर्षण जो है तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है। और ये जो प्रतिकर्षण होगा पर यूनिट एरिया पर ले लिया जाए, एकांक क्षेत्रफल पर ये प्रतिकर्षण बल निकालें तो वो आपके पास स्थिर वैद्युत प्रेशर कहलाएगा या दाब कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा। वो होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और सदैव बाहर की तरफ होता है।
आप यहाँ पे चाहे पॉजिटिव चार्ज लो चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव पे भी लेंगे तो वो भी बिल्कुल सेम ही आएगा। पॉजिटिव केस में सॉरी यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज में ले लूँ, नेगेटिव चार्ज में ले लूँ तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएंगे फिर आपके पास इस तरफ, और ये E2 उधर जाएगा, E1 इधर आएगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो उस केस में भी आपके पास जो है सेम रिजल्ट ऑब्टेन होंगे जो पहले हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिर वैद्युत दाब कहलाता है। स्थिर वैद्युत दाब। ठीक है, इसके बाद में आता है किसी आवेशित बुलबुले का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। चार्ज्ड सोप बबल। हाँ, तो जैसे मेरे पास है मान लीजिए एक ये है मेरे पास बबल है, बुलबुला है, उसको आवेशित कर रहे हैं हम, तो उसका साम्यावस्था हम देखेंगे यहाँ पर। मान लीजिए इस पर जो है ये चार्ज आपके पास बिखरा हुआ है, चार्जिंग कर रहे हैं, चार्जिंग की भी है। आर रेडियस में मान लिया ये बबल है, बुलबुला। ठीक है, चूंकि हमने इसको आवेशित किया हुआ है तो इस पर एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, स्थिर वैद्युत दाब लगेगा, वो आपके पास बाहर की तरफ आएगा, हमेशा बाहर की तरफ लगता है वो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो इस पर 3 तरह के बल लगेंगे, 3 तरह के दाब होंगे। तो दाब जो होंगे वो 3 तरह के होंगे प्रेशर। पहला तो आपके पास स्थिर वैद्युत दाब, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या वैल्यू होती है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। दूसरा, अच्छा ये इनवर्ट डायरेक्शन में आउटवर्ड, सॉरी ये आपके पास जो है वो आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। दूसरा आता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव के कारण, और ये होता है आपके पास 4T/R। T इज द सरफेस टेंशन फॉर द गिवन लिक्विड, किसी दिए गए द्रव, इसी जिसका ये जो है बबल बना हुआ है उसका पृष्ठ तनाव ये। और तीसरा आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM प्रेशर, PAT। ठीक है, 4TR ये इनवर्ड लगेगा और ये भी इनवर्ड आएगा आपके पास। ठीक है, टोटल अगर इनवर्ड प्रेशर हम निकालें, टोटल P इन अगर मैं निकालूं तो क्या करेंगे कि टोटल इनवर्ड में से ये आउटवर्ड अब माइनस कर लें, मतलब PATM प्लस 4T/R, ये टोटल इनवर्ड है, उसमें से सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आप माइनस कर सकते हैं। तो ये कुल अंदर की तरफ दाब हो गया नेट। अगर मैं P इन माइनस PATM करता हूं, ये होगा 4T/R
दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला जो अंतर है कुल अंदर की तरफ और कुल वायुमंडलीय दाब का जो अंतर आएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो अंतर आएगा, ये कहलाता है आपके पास एक्सेस प्रेशर या दाब आधिक्य। दाब आधिक्य, ठीक है। 40/r के बराबर, 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक है। अब बुलबुले की कितना तो देखिए जो है साम्यावस्था के लिए देखें, साम्यावस्था के लिए नेट जो पी एक्सिस आएगा वो 0 के बराबर बनना चाहिए। 0 के बराबर का मतलब होता है 40/r माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो बराबर 0, ठीक है। या यहाँ से हमारे पास मिल जाता है 40/r इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ से जो भी है आप साम्यावस्था में जो सरफेस टेंशन है, रेडियस है, सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साम्यावस्था के लिए अगर हम निकालें तो टी का वैल्यू हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा, सॉरी टी निकालना है तो ये होगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर r अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। रेडियस निकालना है, r निकालें, साम्यावस्था में रेडियस निकालें तो उस केस में जो होगा 80 एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये रेडियस आ गई। चार्ज डेंसिटी निकालें, कितनी चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, सिग्मा स्क्वायर निकालें तो 80 एप्सिलॉन नॉट अपॉन r का अंडर रूट, ये होगा। Q निकालें, टोटल चार्ज कितना आएगा तो Q इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर मतलब अंडर रूट 80 एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू 4πr स्क्वायर, ये रहेगा। अब ये आ गया हमारे पास। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आप निकाल सकते हैं, E बराबर KQ/r स्क्वायर, और विभव भी आप निकाल सकते हैं KQ/r। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके ये सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सो बबल रहेगा, ठीक है। तो ये